फिर पायलट ही बदल लिया। अच्छा जी, सबसे पहले आइए सेट के 2 MCQs रहते हैं, इनको देख लें। A company is preparing its financial statements for the year ended 31 December 19 and discovered that in previous year following amounts were incorrectly capitalized in as intangible। अच्छा, वैसे तो इंटेंजिबल आपके सिलेबस में नहीं है, IAS 38 में FAR 2 में है, लेकिन कोई नहीं, हम टेंजिबल की तरह से इसको ट्रीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आप पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी इंटेंजिबल की इनडेफिनेट लाइफ हो तो उसको एमोर्टाइज यानी डेप्रिशिएट नहीं करते होते। खैर, आपके लिए तो इतना ही बहुत था, बातें ना करें अब। आपके लिए इतना पेज नंबर ढूंढ रहे हैं जी हम, पेज 415 है किताब का। हाँ जी, वॉल्यूम 1 है। अच्छा जी, आपको सवाल के अंदर कोई रेट ऑफ अमाउंट, अच्छा इंटेंजिबल की डेप्रिसिएशन का नाम अमोर्टाइजेशन है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अमोर्टाइजेशन आप डेप्रिसिएशन भी कह लो, ठीक है। इसका कोई रेट नहीं दिया हुआ, कोई लाइफ शाइफ नहीं गिवन, तो वैसे ही आप वो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन निकाल ही नहीं सकते थे, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ये कॉन्सेप्ट IAS 38 के अंदर आप पढ़ोगे FAR 2 में जाके, कि अगर कोई इंटेंजिबल इनडेफिनेट लाइफ वाला हो, यानी इनडेफिनेट का मतलब इनफिनिट नहीं होता, इनडेफिनेट का मतलब इनफिनिट नहीं होता, इनडेफिनेट का मतलब होता है कंफर्म नहीं है, 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 3 साल है, कंफर्म पता नहीं है कि लाइफ कितनी है, इसको इनडेफिनेट कहते हैं। तो जिसकी लाइफ इनडेफिनेट हो भाई, ब्लैक शर्ट वाले, जिसकी लाइफ इनडेफिनेट हो उसको एमोर्टाइज नहीं किया जाता, बल्कि उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से हर साल गुजारा जाता है। ये IAS 38 का कॉन्सेप्ट है, आप पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन चूंकि ये MCQ आगे भी किताब के अंदर पढ़े हुए हैं तो पढ़े हुए हैं, क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये मैं करवा देता हूं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एप्लीकेबल टैक्स रेट जो लिखा हुआ है 30%, ये तो बिल्कुल ही उड़ा दें, ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है जी, हम खड़े किस साल में हैं? वो कहते हैं व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑन यकम जनवरी 18। इसका मतलब हम 18 के साल में खड़े हैं। बोलो, मैं थोड़ी सी ना वर्किंग वैसे ही बढ़ाता हूं जरा, ठीक है। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं और बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, मुझे लग रहा है क्लास में आते हुए मुझे मजा आ रहा है, पढ़ा लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इधर देखो, अच्छा कोई नहीं, निकल जाओ क्लास से। ओपनिंग, क्लोजिंग और क्लोजिंग, आज तो चले ही जाओ, आखिरी बारी जाना बस, फिर ना आना जी। सुने सुने सुने, 31 दिसंबर 18 की भाई, 19 की क्यों, कहां पे खड़े हैं? अच्छा ठीक है। अ कंपनी इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 एंड डिस्कवर्ड प्रीवियस, ठीक है जी, 31 दिसंबर 19। ओके, अब ये वाली डेट लिखोगे इस क्लोजिंग पे, 31 दिसंबर 19। फिर तुमने कहना है मैंने मास्क मजबूरी से लगाया हुआ है, ठीक है जी। 31 दिसंबर, तुम दोनों कल से इकट्ठे ना बैठना वरना मेरी क्लास में ना बैठना, ठीक है, ओके। 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 17 लिख लो, या यकम जनवरी 18 लिख लो, आपकी मर्जी, आपको ऑप्शन, भाई यकम जनवरी 18 ही लिख लो, चलो यकम जनवरी 18, ठीक है। अब सीन क्या है? सीन ये है कि ये 3 4 4 5 ये रॉन्गली कैपिटलाइज हो गया है, ये रॉन्गली कैपिटलाइज हो गया है। यानी अगर मैं एंट्रीज करूं जैसे हम बचपन में करते, इतना काम करना नहीं था जितना मैं करा रहा हूं, बस चलो जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, ठीक है। कि आप अगर 5 साल के ऊपर 5 साल की वर्किंग ऐसे बनाएं, 5 साल है ना, 5 है 4 है, 4 है, 4 साल की वर्किंग बनाएं अगर, तो आप इस वक्त खड़े हैं 19 में, ठीक है। और ये गड़बड़ चली आ रही है 15 16 17 18, तो 15 16 17 18 हुआ क्या? वरॉन्ग क्या हुआ? वरॉन्ग क्या हुआ? रॉन्गली कैपिटलाइज हो गया है, यानी एसेट बन गया, यानी आपने एंट्री पास कर दी इनटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है।
होना क्या चाहिए था, वो कहता है फॉलोइंग अमाउंट्स वर इनकरेक्टली कैपिटलाइज्ड। अब मतलब ये होगा शायद एक्सपेंस होगा ना, इनकरेक्टली कैपिटलाइज होगा तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना था, गलती से कर गए इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट कर गए, तो सही करने के लिए क्या करोगे, एक्सपेंस को करोगे डेबिट और इंटेंजिबल को करोगे, इंटेंजिबल एसिड को कर दोगे क्रेडिट। ठीक है, अब ये एंट्री हर साल के अंदर गड़बड़ हुई पड़ी है ना, ठीक है, बोलो, तो हर साल के अंदर फिर ये एंट्री पास कर लोगे, एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट। बेटा फिर वो रेट वगैरह देता ना, तो फिर अमोर्टाइजेशन ले लेते। ठीक है, मैंने तो ये कहा है कि आप पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप यूं कहो कि बस लाइफ वगैरह नहीं गिवन इसलिए मैं अमोर्टाइज नहीं कर रहा। ये ज्यादा आसान है ना कि आप IAS 38 का कॉन्सेप्ट याद करो जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है। आप सिंपल रखो ये बात कि रेट या लाइफ गिवन नहीं है, कैसे करूं डेप्रीशिएट या अमोर्टाइज, बस गल खत्म। ठीक है, इनडेफिनेट लाइफ वाली बात क्यों करते हो ऐसे ही, मेरे जैसे बैठे होंगे परेशान हो जाएंगे। एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल जी फरमाए। 15 में 3 रुपए, 3 रुपए, 16 में, 17 में भी और 18 में 5। लो भाई, अब हम खड़े हैं 19 में, ये चेंज इन इक्विटी है, ये चेंज इन इक्विटी है, तो इसके अंदर प्रॉफिट ऑफ 19 इधर आना है, बोलो, और प्रॉफिट ऑफ 18 यहां पे। लेकिन मसला ये है कि ये गलती 18 में भी है, 17, 16, 15 में भी है, 19 में तो कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूं, वरना रिक्वायरमेंट तो ये नहीं थी कि चेंज इन इक्विटी बनानी और इतना सारा कुछ करना है, जबानी सोच के करना होता है हमने MCQ में, और कर भी लेते आप। खैर, अब 18 के साल की गलती 18 में सही कर लेंगे, ये यहां पे बोलो, लेकिन इससे पहले जितने साल हैं उनकी गलती कहां सही होगी, ओपनिंग में। कहां पे, ओपनिंग में, यानी कि ये ओपनिंग 2 बार लिखा जाएगा, ये ओपनिंग 2 बार लिखा जाएगा, और यही बेसिकली ना उसने रिक्वायर किया हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी 18, और यहां पे हमने वो ग्रीन कलर के साथ लिखा था, आपको याद हो तो, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। ठीक है, कुछ यादें ताजा हुई। चलो अच्छा जी, अब सवाल में कहीं पे कोई प्रॉफिट श्रॉफिट गिवन हो, कोई प्रॉफिट श्रॉफिट गिवन नहीं है, पता नहीं कितना प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट है जी क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, गलत प्रॉफिट। ऐसे ही ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग सवाल में कितनी गिवन है, ये इतनी गिवन है, नहीं पता ना भाई, नहीं गिवन है, वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है, उसने कोई क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग मांगी हुई। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं जी। 18 के साल की गलती 18 में सही करोगे, एक्सपेंस 5 से बढ़ना है, एक्सपेंस 5 से बढ़ना है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, तो 18 के अंदर -5 कर दिया आपने। इससे पीछे 17, 16, 15 इन तीनों साल की गलती को ओपनिंग में सही करना है, तो हम कहेंगे एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, तो एक्सपेंस तीनों साल पिछले बढ़ा है, एक्सपेंस के से प्रॉफिट क्या होता है, कम। इधर देखो, फिर हमने क्या कहना है जी, -3, -4, -4, तो इन टोटल -11। ठीक है, अब पता नहीं ऊपर कितना रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस था, जिससे फिर ये 11 माइनस होके ये क्लोजिंग आना है, जिसके साथ आप लिखा करते थे रीस्टेटेड। ठीक है, तो ये असल में ऊपर वाली फिगर होगी तो ये निकलेगा। फिर ऐसे ही पता नहीं, ये सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं मैं, पता नहीं कितना प्रॉफिट था जिसमें से 5 ने माइनस होकर सही वाला प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, चलो पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद ये प्रॉफिट भी क्या हो जाना था, रीस्टेटेड 5 की एडजस्टमेंट की वजह से। ठीक है, और फिर ये फिगर पता नहीं अब क्या आती, जाहिर है टोटल डाटा नहीं है ना, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दी इसकी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रॉफिट भी नहीं गिवन, ये कोई स्टेटमेंट चेंज इक्विटी तो उसने मांगी ही नहीं हुई, मैं रिक्वायरमेंट तो भी पढ़ा ही नहीं रहा, मैंने तो आपको सिर्फ जो है वो एक बार IAS
8 थोड़ा सा रिवाइज करवाया कि प्रायर ईयर एरर हो तो किस तरह से हमने डील करना था। होगी जरा रिवीजन। अब जरा चलते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या आती है। रिक्वायरमेंट को एमसीक्यू था, पता नहीं, हमने तो पूरा सवाल ही कर दिया जबरदस्ती दबड़ को सुनने के साथ। ठीक है, सवाल कहता है what amount should be deducted from retained earnings in statement of changes in equity on यकम जनवरी 18। कितनी है जी? 11 रुपए। ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी सी बात सवाल ने रिक्वायर की हुई थी। ठीक है, ये फिगर हमने निकालनी थी, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट 11, तो ये आपने यहां पर लिखना है 11। ठीक है जी, ओके, ये समझ आया है? ये 11 समझ आया सबको? अच्छा, अब अगली बात, जरा सॉल्यूशन को भी देख लें। कौन सा एमसीक्यू है ये? अच्छा, अब इस एमसीक्यू के अंदर मसला ये है, देखें, ये तो आपने, अच्छा वो एंट्री करवाई, उसने एंट्री की है, जैसे हम करते थे ना, एंट्री सीखी थी कि इस वक्त हम खड़े हैं कहां पे, हम खड़े हैं कहां पे, बोलो 19 में। ठीक है ना, तो 19 में खड़े होकर तो उसने क्या करना है, फिलहाल उसने यकम जनवरी 18 के ओपनिंग बैलेंस की एडजस्टमेंट मांगी थी ना, तो उसने इसकी एंट्री को इकट्ठा कर दिया। उसने क्या किया, ये इंटेंजिबल 4 4 3 टोटल कितना 11 से क्रेडिट हुआ और इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स को उसने डेबिट कर दिया, जैसे हम जर्नल एंट्री किया करते थे। ठीक है ना, लेकिन मसला ये है सोल्यूशन के अंदर कि चूंकि टैक्स वाली एक लाइन लिखी हुई थी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस वजह से डेफर टैक्स की एंट्री भी पड़ी और नेट में 11 का एक्सपेंस का और दूसरी तरफ टैक्स का भी इंपैक्ट नेट होकर आंसर उसने डिफरेंट दिया हुआ था। अब मैं उस आंसर को सही करने लगा हूं आपके लिए। ये दूसरी एंट्री जो है ये आपकी नहीं होनी। ठीक है जी, ये एंट्री नहीं है, ये है ही नहीं, आपके सिलेबस में ही आ ही नहीं सकता, ये रेट टैक्स वाला मामला हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हुई हैं, इधर देखो, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हुई हैं, 11 से कम हुई है ना, तो आपने बस यही लिखना था कि रिटेन्ड अर्निंग्स हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 11। ठीक है, ये क्या है कि आपने यहां पे यूं लिखना था, डिक्रीज्ड बाय, डिक्रीज रिटेन्ड अर्निंग्स, व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड, बल्कि यूं लिखना, व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। उसने पहले ही डिडक्टेड लिखा हुआ, 11 ही ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, 11 ही आंसर ठीक है, लेकिन सोल्यूशन को सही कर रहे हैं हम। ठीक है, इधर देखो, +3 ये नहीं होना था, इसको सही कर लें। ठीक है ना, तो ये डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स कितना हो गया जी, -11। ठीक है, और इस लाइन को भी काट दें, या लिखा रहने तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टैक्स वाली वर्किंग, टैक्स वाली एंट्री भी उड़ गई और उसका इंपैक्ट भी यहां से उड़ गया, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल यही आ गया, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स 11। डन हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A company is preparing its financial statements for the year ending 31 December 19 and discovered that in previous year following amounts were incorrectly capitalized in an intangible asset with indefinite useful life। अच्छा जी, पहले ये रेट वाली लाइन को काटो, टैक्स रेट वाली लाइन को, ये एप्लीकेबल नहीं है, रिक्वायरमेंट पता नहीं क्या है, 2 दफा कर दिया उसने। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 18। पहले ही कर चुके हैं हम। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट पड़ना है, हमारे सवाल के हिसाब से हम कहेंगे जिसमें टैक्स ना हो, 5 रुपए से प्रॉफिट ने कम होना है। अब चूंकि टैक्स की लाइन पड़ी हुई है तो उन्होंने टैक्स का इंपैक्ट भी डाला, तो सोल्यूशन के अंदर वो भी नजर आ रहा होगा, आपने उसको क्या करना है, इग्नोर। ठीक है, तो एक्सपेंस 5 से बढ़ गया, इंटेंजिबल कम हो गया, इसको गायब कर दो, इसको काट दो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, गलती से ये रह गया मुझसे करेक्शन से। ठीक है ना, तो ये सही करवा रहा हूं। तो डिक्रीज इन पैट के अंदर आपने सिर्फ -5 को लेना है, और यही -5 मैंने आपको वहां से पहले से ही तैयार करवा दिया था, ये हमारी वर्किंग -5 हो रहा था। ठीक है, तो यहां पे हमने जाकर लिख दिया -5। ठीक है जी, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप यूं लिखोगे डिक्रीज बाय 5। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा जी, डिक्रीज हो जाएगा
डिक्रीज बाय 5 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो ये दोनों लाइनें सवाल में काट लें, टेक्स्ट जिनके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट वाली दोनों लाइनें काट लें, ओके, और ये सॉल्यूशन को इस तरह से सही कर लीजिए। दोनों पास यही आ गया भाई। कर लेंगे जल्दी से सही। इसके अलावा किसी एमसीक्यू में मसला हो, IS 8 के किसी बच्चे को किसी एमसीक्यू में मसला हो, क्लियर है सबको? छुट्टी नहीं हुई अभी, टेंशन ना लो। ओके, IS 8 में अब मेरी तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अगर कुछ पेंडिंग है तो आपने अब मुझे बताना है। आपके पास ऑप्शन ये होगा, आपने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट पूरी एक दफा देख लेनी, ऑनलाइन होती है ना, पढ़ लेना है उसको, सवालों को एक नज़र देख लेना है, और मैं भी देखूंगा, जाहिर है मुझे कोई एक आधा सवाल मिल गया तो मैं करूंगा। ऑरेंजेस लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, एनपीओ के अंदर आते हैं, और ये सवाल आपके होमवर्क में था, ठीक है जी। इसको कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ओके, बहुत आसान था। अच्छा, जिसका एनपीओ का टॉपिक स्ट्रांग होगा उसको 60-70% इस सवाल में से भी फिगर्स मिल जाएंगी, बल्कि मेरे ख्याल में आप लोगों को 80-90% फिगर्स मिल गई होनी है, क्योंकि इस सवाल के अंदर ना उसने सारा कुछ बनाया। ऐसा सवाल कभी कभार आता, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि ऐसा सवाल फिर दोबारा आ जाए। जी, कल बताऊं इसको? अब ये चाह रहा है कि छुट्टी कर लें, सर एक दिन और दे दें, मैं कल अटेम्प्ट करके आऊंगा, कल बताइए। अच्छी बात है, इसके लिए इसकी डिस्कशन मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है, आज में या कल में। लेकिन ये अब आपने छोड़ा है, इसकी डिस्कशन कल पे चली गई, तो आज फिर हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। भाई ईपीएस देखो, ये लेक्चर 63 का होमवर्क भी तो देख लेना ज़रा, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। देखें बेटा, ये टाइम बहुत कीमती है, आप मजाक समझ रहे हैं, चीज़ें जो हैं एंड पे रह गई तो फिर आप नहीं बैठा होना है 7-7 8-8 घंटे की क्लास में, यहाँ पे फिर 7-8 घंटे की क्लास नहीं पढ़ी जानी है आपसे, चुप करके पढ़ते रहे। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर करता हूँ मैं तुम्हें, चुप। होमवर्क मैं सारा कुछ करता हूँ, पहले मुझे होमवर्क ज़रा यहाँ पे लिखवाओ। क्या था होमवर्क? एग्जाम्पल 1 2 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 डन। उसके बाद एनपीओ में पास पेपर 15 और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज IS 7 लिख दो, इसके MCQs ये चल रहे हैं होमवर्क, ठीक है जी। चलो अब बताओ भाई, कौन सा सवाल के एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो? ओके जी, आप भाई साहब जब तक सवाल ढूंढते हैं, अब सोचें क्या करना है। अच्छा सुने, फिर एक बात आज थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए कोशिश करके हम 2 बजे क्लास शुरू किया करेंगे, और 3 माह मैं आता हूँ लेट, फिर मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, नहीं कोशिश करेंगे इस तक नॉर्मल क्लास करेंगे, और उसके बाद हम 3:25 पर स्टार्ट करेंगे, और अच्छा ये 4:30 तक तो चलेगी, लेकिन इससे ऊपर भी चल सकती है। जहनी तौर पे तैयार होके आना आखिर दिन तक। अब कोई बोलेगा नहीं, बात सुन लें, अपनी घड़ियों को अभी से सेट कर लीजिए, और ये घड़ियों पे 4:30 होने पर भी कोई मुझे ये नहीं कहा करेगा कि 4:30 हो गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 4:30 तक ही पढ़ाऊं, ठीक है जी। आज मैं छुट्टी दे रहा हूं। आपके कोई इंडिविजुअल मसाइल हैं तो वो क्लास के बाद मुझसे पूछ लें। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़ दोबारा कर दूंगा मैं। ये एक लाइन कल ब्लैक की थी, कम से कम ये तो पढ़ते जाओ, सुनते जाओ।
सुनो इधर, वापस आ जाओ, जो निकल गए हो वापस आ जाओ जी। हॉस्पिटल फैसिलिटीज ऑफ 48.6 मिलियन वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू द पेशेंट्स। ये एडजस्टमेंट मैंने टोटली इग्नोर कर दी और सवाल सारा हो गया था। क्या चक्कर हुआ, इग्नोर क्यों किया? इस 48.6 की कोई एंट्री क्यों नहीं की? अब मेरी बात सुने इधर, हमने कल इनकम एक्सपेंडिचर जो बनाया था उसमें इनकम्स में कुछ चीजें आ रही थी और एक्सपेंसेस में कुछ चीजें आ रही थी। मैं कुछ दो तीन चीजें ले लेता हूं। एक्सपेंसेस के अंदर यूटिलिटीज आ रही थी। यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है? बिल्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, ठीक है। इसमें रेंट आ रहा था। इसके अंदर सैलरीज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ आ रहा था। इसके अंदर सैलरीज ऑफ नहीं एडमिन स्टाफ से, कैफेटेरिया तो अलग पड़ा है, ये आ रहा था। उसके बाद यहां पर मेडिसिन कंज्यूम्ड आया था, पट्टियां शटियां कंज्यूम्ड आया था। अच्छा, अब जिन लोगों का मुफ्त इलाज हुआ उनसे हमने क्या लिया? कुछ नहीं। वो अस्पताल नहीं, बिल्कुल। वो अस्पताल में आए तो उनको हॉस्पिटल के अंदर रखा, कोई ना कोई पंखा उन पे चला, कोई ना कोई बत्ती उन पे जली। वो खर्चा, सुनो सुनो, वो खर्चा कहां पड़ा होगा? इलेक्ट्रिसिटी में। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो आपने कल यहां पर लिखा था, इसमें उनके ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी जो खर्च हुई वो पड़ी थी। अच्छा, फिर ये लोग जो आए, इनको कोई दवा दारू किया तो जो मेडिसिन, मसला क्या है? पता नहीं, ऐसे ही फजूल में लोग। अच्छा सुने सुने, प्लीज प्लीज, जो दवा दारू इनको किया वो मेडिसिन कंज्यूम्ड में शामिल होगा। अच्छा, फिर इनको डॉक्टर्स ने टाइम दिया, नर्सेज ने टाइम दिया, उनकी सैलरीज ऑलरेडी यहां पे शामिल हैं। इसका मतलब, बात सुने, जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी उस सर्विस जो उनको दी गई है उसकी कॉस्ट तो ऑलरेडी हमारे एक्सपेंसेस में पड़ी है। तो एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी यहां पर शामिल हैं, इनकम उनसे कोई हुई नहीं, तो इस 48.6 का हमने क्या करना? ठीक है, तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज ऑफ 48.6 मिलियन वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू पेशेंट्स। यानी हॉस्पिटल फैसिलिटीज में ये सारा कुछ है कि ये जो बिजली का बिल आएगा, जो रेंट है, जो सैलरीज हैं, जो मेडिसिन कंज्यूम, जो हॉस्पिटल सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा कुछ उस हॉस्पिटल फैसिलिटीज ही हैं। तो 45 या 6 मिलियन इन सब फिगर्स के अंदर शामिल पड़ा हुआ है। जो का मुफ्त इलाज किया वो सारे खर्चे ऑलरेडी हम यहां पे इनकर कर रहे हैं और उनसे कोई इनकम हमने नहीं ली है। तो ये वाली एडजस्टमेंट क्या करनी थी? इग्नोर करनी थी। ठीक है, तो ये मैंने कहा चलें आपको बता दूं जाते जाते। ठीक है जी, बंद करें लेक्चर। अल्लाह हाफिज।